तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम में एक चीज़, हालांकि ये कहानी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए। और एक ऐसी चैनल को मैं चलाता हूँ जिस चैनल की सबसे खास बात ये है, इसमें ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है। आमतौर पर कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जहाँ धर्म के आधार पर भी लोग बटे हुए हैं कि कोई ऐसा जो केवल प्रो हिंदू की बात करे, कोई ऐसा जो केवल प्रो मुस्लिम की बात करे। तो ऐसे हाल में दोनों ऑडियंस कनेक्ट हो नहीं पाते। लेकिन क्राइम की एक ऐसी खासियत है जो हिंदू को भी कनेक्ट करती है, मुसलमान को भी कनेक्ट करती है। और ऐसे हाल में मुझे लगा कि ये बात आज आपके सामने सबसे पहले रखनी चाहिए। और बात काफ़ी ज़्यादा अहम है। बिहार के एक मौलाना है, इन्होंने अपना बयान दिया। अभी शायद गाय को टारगेट कर रहे थे, लेकिन गाय के बारे में बोलते बोलते इन्होंने कहा कि योगी की जो माँ है उनका एक पाव गोश्त अगर खाया जाए तो ये होगा वो होगा। और इत्तेफाक से ये वीडियो वायरल हो गया। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब इनको गिरफ्तार किया जाए और शायद अब इनकी मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। लखनऊ में आज इसको लेके प्रोटेस्ट भी हुआ, हालांकि मौके पे मैं मौजूद भी था। मैंने देखा कि प्रोटेस्ट काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आप किसी धार्मिक जगह पे हैं, किसी धार्मिक मंच पे हैं, आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बुरी बातें बोलें। आपका धर्म क्या सिखाता है, आपके धर्म में क्या चीज़ें और हो सकती हैं, लोग आपके धर्म को कैसे फॉलो कर सकते हैं। जिस भी धर्म के आप, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, सबका देश है। लेकिन जज्बाती होते हुए और टीआरपी बटोरने के लिए, चूँकि आज के टाइम में आप जितना कट्टर और जितना उग्र होकर बोलेंगे, आपका बयान उतना ज़्यादा वायरल होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। फॉलो करते 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 फिर आप धीरे धीरे पॉपुलर हो जाएंगे। और पॉपुलर होने का बस एक फ़ायदा कि आपको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या? आपने किसी के धर्म को टारगेट किया, अब कोई आपके धर्म को टारगेट करेगा। आपने अपने लिए भी मुसीबतें बढ़ाई, जो आपके फॉलोअर हैं उनके लिए भी आपने मुसीबतें बढ़ाई। और जो आपको देखा देखी काउंटर करेगा फिर वो भी जेल जाएगा। और ऐसे हाल में फिर एक दूसरे के लिए नफरत, एक दूसरे के लिए हिंसा का भाव, एक दूसरे के धर्म को गाली देना, ये तमाम चीज़ें पिछले कई सालों में हमारे देश में आम हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हमारे देश में इंटरनेट सस्ता हुआ, जो लोग थोड़ा सा जानते होंगे उनको पता होगा कि एक समय था जब 300 रुपये 400 रुपये में 1 GB मिलता था। उससे पहले टैरिफ का ज़माना था, टैरिफ लगता था 86 रुपये, 100 रुपये का टॉक टाइम डलवाना पड़ता था, 100 रुपये में 86 रुपये मिलते थे। इंटरनेट की स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, इंटरनेट और तमाम चीज़ों की स्पीड काफ़ी अच्छी है। हर घर में आज एक एंड्रॉयड फ़ोन है। पहले फ़ोन भी बड़े महंगे आते थे, क्योंकि चाइनीज़ कंपनियाँ आई नहीं थी, सैमसंग वगैरह थी। 30,000, 32,000, 25,000, 26,000। मुझे याद है कि नोकिया का मल्टीमीडिया N72 कुछ भी नहीं था, मोटा सा फ़ोन था, लेकिन वो भी 18-19 हज़ार का था। और आज देखिए कि 8,000, 9,000 में एंड्रॉयड मिल जाता है ठीक ठाक। तो ऐसे हाल में जो लोग खाली बैठे हैं वो ऐसे चीज़ों को बड़ा देखते हैं, जो लोग काम करके फ्री हो रहे हैं वो भी देखते हैं। और ऐसे हाल में बयान, वीडियोस बड़े सोच के देने चाहिए, क्योंकि आपका किया जंगल की आग की तरफ फैलेगा। और फैलने का रिजल्ट ये होगा कि फिर आप परेशानी में आएंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे, भावनाएं आहत होंगी। तो ऐसे काम को ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पे जब कोई क्राइम होता है, और ख़ासकर जिसमें बड़ा दिमाग लगा के क्राइम किया जाए, तो लोग बड़ी कल्पना करते हैं कि यार जो दिमाग लगाया होगा बड़ा पढ़ा लिखा होगा, उसकी सोच किसी खास चीज़ से इंस्पायर हुई होगी, उसने वो दुनिया देखी होगी, उसने क्राइम की चीज़ों को देखा होगा। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। क्राइम करने वाला एक 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, 7-8 साल का बच्चा हो सकता है। और ऐसे सीरियल किलर की कहानी भी मैंने आपको बताई है कि बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। आपको याद होगा कि 10-12 साल का ही बच्चा था जो एक सीरियल किलर था। एक गंवार भी हो सकता है, एक पढ़ा लिखा भी हो सकता है, एक टॉपर भी हो सकता है, और एक सीधा साधा एकदम संत किस्म का इंसान भी हो सकता है। क्राइम किसी के ऊपर भी हावी हो सकता है, क्राइम कोई भी कर सकता है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप इसकी पूरी कहानी सुने। कहानी महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र में एक जिला लगता है जिसका नाम है जलगांव। और इसी जलगांव में एक थाना है जिसका नाम है मेहनवारे थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक तालुका लगता है 40 गांव तालुका। और इसी 40 गांव तालुका में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था राजेंद्र जाधव।
ठीक ठाक आदमी, थोड़ी बहुत इसकी कमाई, शादीशुदा था। इसकी पत्नी का नाम था अरुणा। इसका एक भाई था जिसका नाम था मिथुन जादव। और ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। ज़्यादा इनकम नहीं थी, लेकिन जितना भी था उससे पूरा परिवार ठीक ठाक तरीके से खाना वाना खा लेता था। परिवार का पेट बढ़िया से पल रहा था। न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा, न कोई टेंशन, न कोई बात, न विवाद। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब आमतौर पे एक परिवार की इच्छा होती है, खासकर मिडिल क्लास में, कि अगर कमाने वाला केवल मैं हूँ और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। बस इस सोच और इसी चक्कर में आदमी जीवन बीमा कराता है, LIC करवाता है और तमाम और चीज़ें। राजेंद्र जाधव ने भी ये चीज़ें सोची। इसने जीवन बीमा करवाया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे कुछ परिवार वालों को पैसे मिल जाएं। और कहते हैं कि इसने 50 लाख रुपए का बीमा करवा लिया। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान 19 अप्रैल साल 2025, यानी आज से जोड़ा जाए तो लगभग 1 साल पहले, 19 अप्रैल साल 2025 को अपनी बाइक के साथ, मतलब बाइक पे बैठ के निकलता है, थोड़ी दूर आगे जाता है। इसी दौरान एक काली कलर की थार बड़ी स्पीड में इसके पास आती है और थार वाला इतनी स्पीड में था कि वो चाहते हुए ब्रेक लगा नहीं पाया और इसको ठोक देती है। अब थार से इसका एक्सीडेंट हुआ। फौरन मौके पे और लोग पहुंचे, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भागी आई। तमाम लोग इसको उठाते हैं, उठाने के बाद इसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर्स इसका इलाज करते हैं। 1 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहा, लेकिन 1 दिन बाद अस्पताल में इसकी मौत हो गई। अब अननेचुरल डेथ की एक हमारे देश में जो नियम है कि अगर किसी का ऐसे हाल में मौत हो तो पोस्टमार्टम बड़ा ज़रूरी होता है। लिहाजा फिर इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, उसमें भी क्लियर हुआ कि भाई एक्सीडेंट से इसकी डेथ हुई है। हॉस्पिटल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने में गई। बात आई गई हो गई, थार वाले के खिलाफ FIR दर्ज हो गया, लेकिन कोई नंबर तो था नहीं। पुलिस वाले तलाश करते रहे, लेकिन धीरे धीरे मामला रफा दफा हो गया। इधर परिवार को ये बात जब पता चली कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो परिवार वालों के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरुणा, जिसकी उम्र बामुश्किल 29-30 साल थी, 29-30 साल की उम्र में अरुणा विधवा, अब क्या करे। बहरहाल अब परिवार को चलाना था, धीरे धीरे किस जिंदगी को भी आगे बढ़ाना था। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया, उसके बाद तमाम जो रीति रिवाज थे उसको फॉलो किया। लेकिन फिर पत्नी को याद आया, अरुणा को, कि उसके पति का एक इंश्योरेंस भी था, लाइफ इंश्योरेंस, और मरने के बाद 50 लाख रुपए मिलने थे। अरुणा को लगा कि अब कुछ तो हो नहीं पा रहा, परिवार में और पैसे का कोई साधन है नहीं, कमाने वाला जो था वो मर ही गया, तो आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो चलो इंश्योरेंस के पैसे निकालते हैं। अरुणा ने इंश्योरेंस क्लेम किया कंपनी के पास। कंपनी ने कहा ठीक है, हम जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद आपका पैसा क्लियर करेंगे। अरुणा ने कहा ठीक है। अरुणा से उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट मांगे गए, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट। अरुणा ने वो थमाया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी थमाया गया। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा कि काम कीजिए, थाने में अगर एक्सीडेंट हुआ है तो FIR होगी, तो वो रिपोर्ट भी चाहिए। अरुणा ने कहा कोई बात नहीं। पुलिस वालों के पास ये गई और उस तारीख की FIR रिपोर्ट लेके आई और इंश्योरेंस वालों को दे दिया। अब 50 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को कायदे से देने थे, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी को इतनी ज़्यादा रकम यूं देना ठीक नहीं लगा। हालांकि सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट इस तरफ इशारा कर रहे थे कि पैसे देने चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि यार एक बार अपने एंगल से भी जांच पड़ताल किया जाए। लिहाजा उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, अपने लोगों को भेजा, खासकर जो उनका एजेंट था जिसने LIC की थी, बीमा किया था, उसने बताया कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं। फिर भी न जाने कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने में हिचक आई। उन्होंने थोड़ा सा ऊंचे लेवल के ऑफिसरों को भेजा जांच पड़ताल करने के लिए कि जाओ पता करो। उसके बाद जो हाई लेवल ऑफिसर आए थे, उन्होंने 40 गांव तालुका के लोगों से पूछताछ शुरू की
कि एक्सीडेंट हुआ था तो क्या आप लोग देखने गए थे या फिर कोई और बात। अब ये तमाम सवाल जब उन गांव के लोगों से पूछा गया तो बड़ी हैरान करने वाली बात पता चली कि गांव में किसी को कानो कान भनक तक नहीं और अंतिम संस्कार जैसी कोई चीज उन्हें याद तक नहीं। अब बड़ी अजीब बात कि एक तरफ FIR, डॉक्टर की रिपोर्ट, मरने वाले की फोटो, साथ ही पोस्टमार्टम तक हो गया। ये कैसा परिवार है कि मरने वालों के जो परिवार वाले हैं कितने अजीब हैं कि भाई गांव वालों से भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, अंतिम संस्कार कर दिया, कोई शुद्धिकरण नहीं, कोई तेरहवी नहीं। बहरहाल अब जांच पड़ताल और उन्होंने तेज की। जब जांच पड़ताल और तेज की तो पड़ोसी से एक बात पता चली कि जहां तक पड़ोसी को याद था, जो राजेंद्र यादव था उसकी मौत तो 2 साल पहले ही हो गई थी, यानी आज के टाइम से जोड़ें तो 2024 में ही। अब पुलिस वालों के मतलब जो जांच पड़ताल करने वाले लोग गए थे उन्हें लगा ये क्या है। एक तरफ तमाम सर्टिफिकेट, तमाम कागज़, तमाम डिटेल्स इस बात की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहे हैं कि भाई एक्सीडेंटल डेथ है और पैसे देने हैं, और एक तरफ पूरा का पूरा गांव कह रहा है कि यार मरने वाला बहुत पहले ही मर चुका था, एक्सीडेंट की कोई जानकारी ही नहीं। जरूर दाल में कुछ काला। थाने से पूछताछ हुई, थाने वालों ने कहा हाँ हम उस जगह पे गए थे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, हमने एक्सीडेंट देखा, हमें उठा के जो राजेंद्र यादव था उसको लेके हॉस्पिटल गए। अब पुलिस हॉस्पिटल में पूछताछ हुई, वहाँ भी यही जानकारी कि हाँ हमारे सामने आया था, हमने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था, साथ ही पोस्टमार्टम हमने करवाया था, और गांव वाले कुछ और। तो ये क्या है। बहरहाल जब इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा सा और डाउट हुआ तो उन्होंने और हाई लेवल पुलिस वालों से कहा कि आप जांच पड़ताल करें। हाई लेवल पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले अपने जूनियरों को बुलाया, पूछा, उन्होंने कहा हाँ साहब हम गए थे। पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा गए थे। अब चूंकि वो सीनियर तो उसने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की। जब अपने तरीके से पूछताछ की तो धीरे धीरे ये जो लोअर पुलिस वाले थे आवाज़ में लड़खड़ाहट। इसके बाद ये हुआ कि अनुराग यादव को बुलाओ, उससे पूछताछ, उसकी भी आवाज़ में लड़खड़ाहट। उसके बाद ये हुआ कि जो मरने वाले का भाई है मिथुन यादव, उसको भी बुलाओ, उससे पूछताछ, उसने भी कुछ इधर उधर की बातें बोली। इसके बाद पुलिस वालों ने तबीयत से पूछताछ की, और जब तबीयत से पूछताछ की तो एक ऐसी कहानी पता चली जिसको सुनने के बाद अब भी आप हैरान हो जाएंगे कि एक महिला जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, जिसके पास कोई ज़्यादा बड़ी डिग्री नहीं, वो इतना दिमागदार कैसे हो सकती है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है मार्च महीने में। बात मार्च साल 2025 की है, और कायदे से कहा जाए तो साल 2024 की ही बात है, जब तमाम इंश्योरेंस और ये तमाम चीज़ें करवाने के बाद जो राजेंद्र यादव था वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, बीमार होने के बाद घर वालों ने इलाज कराना शुरू किया, इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन बात बनी नहीं, और अंत में बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। जब बीमारी की वजह से राजेंद्र यादव की मौत हुई तो पत्नी ने जो बीमा एजेंट था जिसने बीमा किया था, प्रवीण पटेल, उससे बातचीत की और पूछा कि क्या पैसे मिलेंगे। उसने कहा नहीं, बीमारी की वजह से पैसे नहीं मिलेंगे। तो पत्नी को बड़ा धक्का लगा, उसने कहा कैसे मिलेंगे। बीमा एजेंट ने कहा कि अगर एक्सीडेंट वगैरह में डेथ हुई होती तो मिल सकते थे। बहरहाल वो बात आई गई हो गई, परिवार वालों को संतोष आ गया। लेकिन 1 साल बाद अचानक से अनुराग यादव का दिमाग चलता है। जब उसका दिमाग चलता है तो उसने अपने देवर से बात की, मिथुन यादव से, और कहा कि यार पति की मौत हो ही चुकी है, अगर कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए और हम बीमा कंपनी के आगे ये प्रूव करने में सिद्ध सही हो जाएं, सफल हो जाएं कि एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो बात बन सकती है। मिथुन को ये बात कुछ समझ में आई। उसने कहा लेकिन ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है, तो फिर क्या करें। तो सबसे पहले इन्होंने एक डॉक्टर से बात की जो सरकारी अस्पताल में था, उसको अपने झांसे में लिया, उसको पूरी बात बताई। उसको भी बात समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना दूंगा। लेकिन फिर उसने एक डाउट जाहिर किया। उसने कहा कि चलो मैं डेथ सर्टिफिकेट जाहिर कर दूंगा,
कि एक्सीडेंट में डेथ हुई, लेकिन एक FIR चाहिए होगी। अब ये लोग बड़े टेंशन में। इन्होंने कहा अब क्या करें। तो फिर बात ये हुई कि चलो किसी पुलिस वाले से कांटेक्ट करते हैं, उसको भी पैसे का लालच देते हैं। इसके बाद ये लोग डरते डरते थाने तक गए। थाने वाले को बड़े भरोसे में लिया, उनको भी पूरी बात बताई। उन्हें भी लग गया यार पैसे आ ही रहे तो हमें क्या दिक्कत है। उन्होंने भी हामी भर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि मुझे जब FIR लगाना होगा यानी FR फाइनल रिपोर्ट, तो उसके लिए मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर से बात की, वो भी तैयार हो गए। 50 लाख बहुत बड़ी रकम थी, 4 हिस्से में भी बंटे, एक मतलब अरोड़ा और मिथुन को मिलता, पुलिस वालों को मिलता, डॉक्टर को मिलता, तो भी बहुत बड़ी बड़ी रकम हाथ आ जाती। लेकिन बात यहाँ भी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जो बीमा एजेंट था उसको तो सारी चीज़ें पता थी, जिसने बीमा किया था। फिर फाइनली दांव उस पर खेला गया, उसको भी ऑफर दिया गया, वो भी तैयार। अब पुलिस मिल गई, हॉस्पिटल मिल गया, बीमा एजेंट मिल गया, मरने वाले के घर वाले मिल गए, तो फिर पकड़ेगा कौन। तारीख मुकर्रर की गई। मिथुन जाधव अरुण जाधव का जो देवर था, अपने भाई राजेंद्र जाधव की बाइक को लेके एक हाईवे पे निकलता है, उसको गिरा देता है। पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आती है, एक फर्जी थार के नाम FIR कर दिया जाता है। उसके बाद फिर ज़बरदस्ती किसी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर पहले ही तैयार बैठे थे, फर्जी का इलाज शुरू होता है। राजेंद्र जाधव के नाम पे बिल फाड़े गए, 10-20 हज़ार का बिल बना। ये हुआ कि इलाज चल रहा है। इलाज एक दिन तक करना था, गब्बर मूवी की तरह। उसके बाद इलाज हो गया, मरने वाले की जान चली गई। फिर ये हुआ कि पोस्टमार्टम चाहिए, तो एक फर्जी पोस्टमार्टम एक बॉडी का किया गया, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे पोस्टमार्टम होते हैं। पोस्टमार्टम किए गए 4, रिपोर्ट बनाई गई 5। और हमारे देश में पोस्टमार्टम की हालत तो आप ऐसे जानिए कि हॉस्पिटल गया एक आदमी, और ये सच्ची घटना है, वहाँ उसका इलाज हुआ, उसको मृतक घोषित किया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, और जब उसको अर्थी पे लिटाया गया तो जिंदा हो गया। तो आप सोचिए कि पोस्टमार्टम में एक चीरा तक नहीं लगा था, क्योंकि पोस्टमार्टम में तो सारे अंग को निकाल के चेक किया जाता है, सारे नसों को काटा जाता है, जैसे जो मेन अंग है, जैसे दिल को निकाल के, फेफड़ों को निकाल के, और एक नस अगर इनकी दब जाए तो आदमी की मौत हो जाए। इसका मतलब पोस्टमार्टम हाउस में ले जाके बस उनको वापस भेज दिया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले ही बताया था कि ऐसे मौत हुई है, तो बस दिखा दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम हो गया, सारी रिपोर्ट बनाई गई और ले जाके बीमा एजेंसी में डाला गया। लेकिन धीरे धीरे जब उनको डाउट हुआ, तब ये पूरी कहानी पता चली। तो आप सोच के देखिए कि एक महिला जो घर में बैठी थी, एक उसका देवर जो बेरोजगार था, इन्होंने बीमा एजेंसी को 50 लाख रुपए का चूना लगाने के लिए पुलिस से बात कर ली, हॉस्पिटल से बात कर ली, सबको रेडी कर लिया, सब तैयार भी हो गए। लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि ये पूरा भेद खुल गया। और मेरी समझ से न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जहां बीमा एजेंसी को कुछ पता ही ना हो, न जाने कितने करोड़ का फ्रॉड हो जाए। तो आप सोच के देखिए कि इस देश में कितने अलग अलग लेवल के फ्रॉड होते हैं। मुझे लगा कि इनमें से एक कहानी आज आपके सामने लाई जाए, और ये बात अभी चंद दिन पुरानी है, क्योंकि जो बीमा एजेंसीज होती हैं ऐसे प्रोसीजर में 4-6 महीने का वक्त लगता है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं, क्राइम की, सस्पेंस की, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। तो फिर कल आपसे रात 10 बजे मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।